हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अड्डा 24/7 के ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पार्थ। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे मेरे जितने भी दोस्त फाउंडेशन बैच का इंतजार कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये फाउंडेशन क्लास है। अभी तक हम लोग दोस्तों कुछ क्लासेस को कंप्लीट कर चुके हैं और मेरी आशा ही नहीं, मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने उन सभी क्लासेस को देखा होगा, फिर वो चाहे नाउन की हो, प्रोनाउन की हो, वर्ब की हो या टेंसेस की हो। हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच को स्टार्ट किया था क्योंकि आपके जो एग्जाम आने वाले हैं उनमें इन पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब कुछ आता है। सो दोस्तों, बिल्कुल बिगिनिंग से, बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट किया था, जो कि सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा और बहुतों ने मुझे बहुत कुछ लिखा था कि सर मजा आ गया। तो मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए एक और नया चैप्टर लाया हूं। तो मस्ती के संग बैठ जाइए, दिल थाम के एक कॉपी और एक पेन जरूर ले लीजिए। यदि कहीं कोई चीज नोट डाउन करने की है तो आप उसे नोट डाउन करेंगे और जो चीज मुझसे कहने की है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का एक नया चैप्टर, धमाकेदार, जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि हम एग्जाम का पर्पस देखें तो वहां इसमें से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं उनमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं दोस्तों जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों ने वर्ब कंप्लीट कर लिया है। यदि आप में से कोई बिल्कुल न्यू है जिसने अभी तक वर्ब को नहीं पढ़ा या वर्ब को नहीं देखा, तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक्सीलेंस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैंने आपको वर्ब पढ़ाया है, बिल्कुल बिगिनिंग से दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाया है और एंड तक। आपको मजा आ जाएगा और मजा आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, हम लोग वर्ब कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग दोस्तों टेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं अपनी एक और क्लास में। फिर हम लोगों ने नाउन को कंप्लीट किया एंड देन वी हैव कंप्लीटेड प्रोनाउन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज की जो क्लास होने वाली है वो किसकी होने वाली है, वो क्लास कौन सी है। यदि आप गैस कर रहे हैं एडवर्ब तो आप गलत हैं, लेकिन यदि आपने गैस किया है एडजेक्टिव तो दोस्तों बिल्कुल सही गैस किया है। आज की क्लास हमारी होगी एडजेक्टिव की। आप में से बहुत सारे लोग एडजेक्टिव जानते हैं, एडजेक्टिव समझते हैं और आज आप उसे और भी अच्छे तरह से समझेंगे। आज आप उसे और भी बड़े रूप में समझेंगे, बिल्कुल बिगिनिंग से लेके और लास्ट तक। हम लोग एडवांस लेवल भी करेंगे, लेकिन हाँ, आज की क्लास में मैं आपको पहले बेसिक्स बताऊंगा कि एडजेक्टिव क्या हैं, कैसे हुए, कहां से आते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। हम उन सब चीजों पर ध्यान देंगे। राइट? चलिए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। आपका कोई भी दोस्त रह ना जाए ये सोचते हुए कि यार कोई क्लास है भी एडजेक्टिव की वाईटी पे या नहीं है, उसका इंतजार खत्म हो जाएगा कि हाँ अब यही क्लास है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपकी इस क्लास को मस्ती के साथ, जो कि है एडजेक्टिव की। ठीक है, चलो। तो एडजेक्टिव स्टार्ट करने से पहले आपको जो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो समझनी पड़ेंगी वो क्या है भाई, पहले आप उनको समझ लीजिए। दोस्तों, एडजेक्टिव जो वर्ड है ये आता कहां से है और ये है क्या और उसका मीनिंग क्या है। तो पहले आप भी समझ लीजिए, एडजेक्टिव जो वर्ड है दोस्तों वो एक दूसरी लैंग्वेज में कहलाता है क्वालिफायर। जी हां, आप इसे एडजेक्टिव कहिए या आप इसे क्वालिफायर कहिए, दोनों में से ही आप कुछ भी बोल सकते हैं। हो सकता था कि हम आज जिसे एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, कभी हम उसे राइटर द्वारा, जिसने भी इसका नाम एडजेक्टिव दिया, वो इसका क्वालिफायर दे सकता था, लेकिन उसने क्वालिफायर ना देके उसको क्या दे दिया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है कि जो किसी को क्वालिफाई करे, जो किसी की क्वालिटी को दिखाए, वही कहलाता है एडजेक्टिव। इतना क्लियर है, हमने बचपन से पढ़ा था। ठीक है, अब इसके लिए हम डेफिनेशन की बात करें तो हम जानते हैं दोस्तों कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। डेफिनेशन होती है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर व्हाट, विच इज यूज्ड विद अ नाउन टू एड समथिंग टू इट्स मीनिंग। राइटर ने बहुत ही साफ साफ कहा, एडजेक्टिव उन शब्दों में से एक होता है जो कि यूज किया जाता है किसके लिए, नाउन के साथ ऐड करने के लिए उसके मीनिंग में कुछ। मतलब एक बात तो प्रूव हो गई कि एडजेक्टिव बिना नाउन के नहीं आएंगे, नंबर 1। क्लियर हुआ? ये हमेशा नाउन के साथ आएगा और नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करेगा, मतलब नाउन को क्वालिफाई करेगा। हम ये भी कह सकते हैं समथिंग टू इट्स मीनिंग, इसके मीनिंग में कुछ ऐड करता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई का मतलब क्या हो गया दोस्तों? क्वालिफाई का मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज की विशेषता को बताना। इसीलिए हम एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण के नाम से जानते हैं। राइट? आपने पढ़ा होगा हिंदी में, यदि नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं, हम एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण के नाम से जानते हैं। तो विशेषण जो वर्ड है वो क्या है, जो विशेषता को बताए वो विशेषण है। और किसकी विशेषता को बताए? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए।
आपने यदि नाउन और प्रोनाउन नहीं पढ़े हैं तो एक्सीलेंस क्लास में जरूर पढ़ लीजिएगा, जो मैंने पिछली बार पढ़ाई थी। ठीक, तो दोस्तों फिर से देख लीजिए आप एक बार। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है विच इज यूज विद अ नाउन, जो नाउन के साथ यूज होता है टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग, उसके मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए। तो यहां पे लिखा नाउन है, लेकिन आप इसको नाउन और प्रोनाउन दोनों ही कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ही गेव मी 5 मैंगोज। एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखिएगा। राइटर ने कहा ही गेव मी 5 मैंगोज, व्हाट इज दैट मीन? उसने दिए मुझे 5 आम। ही गेव मी 5 मैंगोज। अब हम इसको थोड़ा पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से समझते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब ये हो गया कि हम हर एक वर्ड को, हर एक पार्ट को देखते हैं कि वो ग्रामर में क्या काम कर रहा है। ही क्या है? ही दोस्तों प्रोनाउन कहलाता है। आप प्रोनाउन पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, और पढ़े होंगे तो जानते होंगे। ही प्रोनाउन है। गेव क्या है भाई? गेव वर्ब है। किसी भी प्रोनाउन या नाउन के साथ उस सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत जरूरी है, जब भी वो सेंटेंस बनता है। तो ही प्रोनाउन है, गेव वर्ब है। मी क्या है भाई? मी क्या है? मी एक प्रोनाउन है, जो कि प्रोनाउन कैसा है? ऑब्जेक्टिव है। ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन मी भी प्रोनाउन है। अब मैंगोज क्या है? आम। तो कोई भी नाम जो होगा वो हमेशा नाउन होगा। तो मैंगोज क्या है? मैंगोज बच्चों नाउन है। मैंगोज नाउन हो गया। और इसी मैंगोज की क्वालिटी बता रहा है 5। कितने आम? 5 आम। कितने आम? 5 आम, 10 आम, 15, 20, कितने? तो जितने भी हैं, तो वो उसकी क्वालिटी को दिखा रहा है। तो ये हो गया ही गेव मी 5 मैंगोज। तो इसको हम कहते हैं नंबर। जब किसी नाउन के आगे कोई नंबर आ जाए तो वो नंबर एडजेक्टिव कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। क्या इतना समझ में आया? कभी ये मत सोचिएगा कि यार ये तो नंबर है, सर ये कैसे क्वालिफाई करता है? भाई नंबर भी किसके लिए आ रहा है? नाउन के लिए तो आ रहा है। मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं ही गेव मी 5, मैं ये मैंगोज छपा देता हूं, आप इस मैंगोज को हटा दो, तो क्या इसका कोई मतलब है ही गेव मी 5? व्हाट ही गेव मी 5? क्या? तो 5 मैंगोज, 5 चिल्ड्रन, 5 बॉयज, 5 ट्यूबलाइट, 5 कैमरा, 5 मार्कर्स, 5 वॉचेस, व्हाट? तो जो भी लगाओगे वो नाउन लगेगा आगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 5 आ रहा है ये मैंगोज के लिए आ रहा है यहां पे। तो नाउन को जो क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव है, तो 5 यहां पे एडजेक्टिव हो गया। और किस प्रकार का एडजेक्टिव हुआ? ये एडजेक्टिव हो गया नंबर का एडजेक्टिव। इसे बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये नाम दे दिए गए हैं। हमारे एग्जाम में हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा एडजेक्टिव है, लेकिन हमें ये जरूर आना चाहिए कि ये एडजेक्टिव है। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, सीता इज अ क्लेवर गर्ल। आप अच्छे से जानते हैं कि सीता क्या है? एक लड़की का नाम है, तो नाउन है। इज हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है, गर्ल नाउन है। सीता प्रॉपर नाउन है और गर्ल कॉमन नाउन है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है नाउन में, तो इसीलिए मक्कारी मत करना कि पता नहीं है। आपको अच्छे से पता होगा कि गर्ल कॉमन नाउन होता है। जो कॉमन सबको कहा गया वही कॉमन नाउन कहलाता है। मैं लड़का हूं तो यहां पे जितने भी लड़के होंगे जो मुझे सुन रहे हैं वो हम सब कॉमन नाउन कहलाएंगे। ठीक है। ऐसी सारी लड़कियां गर्ल कहलाएंगी तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन पर्टिकुलर सीता प्रॉपर नाउन है। ठीक है। तो ये तो नाउन था, लेकिन ये लड़की कैसी है? ये लड़की चालाक है, क्लेवर है। तो उसकी क्वालिटी क्या है? उसकी क्वालिटी, लड़की की क्वालिटी है कि उसका चालाक होना, उसका क्लेवर होना। तो सीता इज अ क्लेवर गर्ल। अब क्लेवर यहां पे क्या है दोस्तों? क्वालिटी है, जो किसकी है? गर्ल की। तो ये हो गया क्वालिटी, मतलब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है क्लेवर, तो ये भी एक विशेषता है, एडजेक्टिव है। और कौन सी विशेषता? ये क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव है। राइट। एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव की नहीं, सॉरी, नाउन की क्वालिटी बता रहा है, लेकिन क्वालिटी, जैसे ये नंबर था 5, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऐसे ही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लियर। नंबर 3 आ जाइए। आई डू नॉट लाइक दैट बॉय। मुझे वो लड़का पसंद नहीं है भाई। अब मुझे पसंद नहीं है वो लड़का, तो आई क्या है? प्रोनाउन। डू नॉट क्या है भाई? डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब होता है। जी हां, नॉट जो है वो एडवर्ब का काम करता है। डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है। लाइक पसंद करना, ये मेन वर्ब है, क्योंकि ये एक्शन है तो ये मेन वर्ब है। बॉय नाउन है। अब कौन सा लड़का? वो लड़का, ये लड़का। तो ये लड़का कहो या वो लड़का कहो, तो ये और वो जो है किसके लिए आ रहा है? ये बॉय के लिए आ रहा है। और जो बॉय को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव है। तो यहां बॉय को क्वालिफाई कौन कर रहा है? दैट। अब जब बॉय को क्वालिफाई दैट कर रहा है तो दैट हो गया एडजेक्टिव ऑफ हिंट। मतलब जो एडजेक्टिव हिंट करते हैं, जो इशारा करें
वो भी एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो आई डू नॉट लाइक दैट बॉय, यहां बॉय को क्वालिफाई कर रहा है दैट, तो ये दैट भी एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन के लिए आ रहा है। तो इन एग्जांपल से आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी, कोई भी वर्ड जो नाउन के लिए आए, किसी भी तरह से उसे क्वालिफाई करे, नंबर के रूप में, हिंट के रूप में, क्वांटिटी के रूप में, कैसे भी, वो सब एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, क्योंकि वो विशेषता बता रहे हैं। चलो, देयर इज अ लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। अब देखिए, देयर इज अ लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। टाइम क्या है बच्चों? टाइम एक नाउन है, और ये नाउन की क्वालिटी कौन बता रहा है? लिटिल। कितना समय? अ लिटिल, कुछ समय। तो ये अ लिटिल जो आ रहा है ये नाउन के लिए आ रहा है, और जो नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव है। तो कौन सा एडजेक्टिव है ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, राइट। तो हमने 4 एडजेक्टिव पढ़े, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ हिंट और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वैसे तो अभी हम बहुत सारे और पढ़ने वाले हैं, लेकिन इतने क्लियर हुए आपको जो मैंने आपको समझाए, तो आपको इससे एक चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि एडजेक्टिव होते क्या हैं और कैसे हम जाने कि ये एडजेक्टिव है या नहीं है। इन सब में आपने कॉमन चीज देखी कि इन सब में नाउन को क्वालिफाई किया गया है। पहले वाले में मैंगोस को क्वालिफाई किया गया, दूसरे में गर्ल को क्वालिफाई किया गया, तीसरे में बॉय को, और चौथे में टाइम को। तो जो नाउन के लिए आ गया वो एडजेक्टिव है। इज इट क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हुआ कि विशेषता बताना क्या होता है, विशेषण किसे कहते हैं, या फिर एडजेक्टिव किसे कहते हैं। ठीक है, यदि ये क्लियर हो गया तो जल्दी से आ जाओ अब मस्ती के साथ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब हम दोस्तों बिल्कुल बेसिक्स पढ़ेंगे कि भैया एडजेक्टिव और कितने प्रकार के होते हैं। चलो वो तो हमने पढ़ लिए, समझ लिए एडजेक्टिव ये होते हैं, लेकिन अब एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं अब ये पढ़ते हैं। तो आ जाओ, नंबर 1 राइटर ने कहा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। व्हाट इज दैट मीन, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी? अभी अभी हम पढ़ के चुके थे, तो ध्यान देंगे, जब भी कोई आपसे कहेगा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, तब आपको केवल एक ही चीज ध्यान आएगी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द क्वालिटी एंड काइंड ऑफ अ पर्सन और थिंग। कभी भी क्वालिटी की बात हो तो क्वालिटी किसकी बताई जाती है? किसी वस्तु की या किसी पर्सन की, किसी पर्सन की या थिंग की। थिंग मतलब वस्तु और पर्सन मतलब इंसान। तो किसी भी इंसान के बारे में कुछ कहना या किसी वस्तु के बारे में कुछ कहना, इसका मतलब यह है कि आप उसकी क्वालिटी को डिफाइन कर रहे हो। सर कैसे? जैसे कोई व्यक्ति ईमानदार है, ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट उसकी क्वालिटी हो गई। कोई व्यक्ति लंबा है, लार्ज है, लार्ज उसकी क्वालिटी हो गई। या कोई वस्तु लंबी है, लार्ज उसकी क्वालिटी हो गई। कोई वस्तु छोटी है, स्मॉल है, या कोई व्यक्ति स्मॉल है, तो स्मॉल क्वालिटी हो गई। ऐसे ही बिग, ओल्ड, फुलिश, कोई व्यक्ति मूर्ख है, फुलिश है, फुलिश क्वालिटी हो गई। क्लेवर और एटसेट्रा, एंडिंग थिंकिंग कैपेसिटी, राइट। बहुतों को मालूम होगा ईटीसी की फुल फॉर्म एंडिंग थिंकिंग कैपेसिटी। जहां हमारी सोचने की शक्ति बंद हो जाए वही कहलाता है एटसेट्रा। मतलब और भी एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं। सो दोस्तों, क्लेवर, फुलिश, ओल्ड, बिग, स्मॉल, लार्ज एंड ऑनेस्ट, ये किसी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी को दिखाते हैं, उनकी विशेषता को बताते हैं, इसीलिए कहलाते हैं एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बात। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, अच्छा एक चीज और, क्वालिटी का मतलब हमेशा पॉजिटिवनेस नहीं होता। आपसे कोई कहे कि भाई उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, तो ऐसा नहीं कि क्वालिटी मतलब कोई आप पॉजिटिव चीज ही बता रहे हो। पॉजिटिव बताना किसी के बारे में इट्स नॉट अ क्वालिटी। आप किसी की नेगेटिविटी को भी गिना रहे हो ना, वो भी उसकी क्वालिटी ही है। क्वालिटी वर्ड का मतलब किसी भी, भाई उसकी क्वालिटी बताओ, तो उसकी क्वालिटी बताओ का मतलब मैं, यदि मुझे लगता है कि उसमें कुछ नेगेटिव क्वालिटी है तो मैं नेगेटिव बताऊंगा, और कुछ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बताऊंगा, और दोनों है तो दोनों बताऊंगा। तो फुलिश जो है वो भी क्वालिटी कहलाती है। ठीक, स्टूपिड क्वालिटी है। चलो, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्लियर हुई। अब आ जाओ, सॉरी क्वालिटी, अब आ जाओ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे हम क्वालिटी बताते हैं ऐसे क्वांटिटी भी बताते हैं। क्वांटिटी क्या होती है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज यूज्ड टू डिनोट द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स और प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वांटिटी बताना। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? आप कितना, तो क्वांटिटी मतलब होता है कितना, हाउ मच या हाउ मेनी, यही कहलाता है क्वांटिटी, राइट। कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की आप जब क्वांटिटी बताते हो, आप मात्रा बताते हो, तो वो क्वांटिटी कहलाती है। जैसे सम, मच, लिटिल, इनफ, ऑल, एनी या नो। इन सब में एक कॉमन बात है, या सफिशिएंट, ये हमेशा नापने, तौलने या फिर हाउ मच के सेंस में यूज होते हैं कि कितना। भाई तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं? सम बुक्स।
तो सम आ गया। कितना पानी है, मच वाटर, काफी पानी है, तो मच हो गया। लिटिल पेन, कितना दर्द है, थोड़ा दर्द है, लिटिल पेन। इनफ स्माइल, तुम्हारी यार स्माइल जो है ना पर्याप्त है मेरे लिए, कितनी स्माइल, पर्याप्त स्माइल, तो इनफ। ऐसे ही ऑल, एनी, नो और सफिशिएंट, ये सब मात्रा को दिखाते हैं कि कितना, कितना का आंसर जहां मिल जाए, हाउ मेनी और हाउ मच का आंसर जहां मिल जाए, वही कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्लियर हो गया? चलो ये क्लियर हो गया, तो बच्चों जल्दी से आ जाओ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। व्हाट इज दैट मीन? जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था, ऐसे ही बच्चों एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इसका यूज आप करते हो अनकाउंटेबल के लिए, क्वांटिटी का, और इसका यूज आप करते हो काउंटेबल के लिए, जिनको आप गिन सकते हो। जिनको हम गिन सकते हैं, हाउ मेनी में आंसर मिल जाए, वो क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे इट शोज द नंबर ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस, कितने, तो कितने के सेंस में, मतलब भाई नंबर जो है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताना, नाउन और प्रोनाउन के नंबर को दिखाना, यही कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे कि फ्यू, क्लास में कितने लड़के हैं, फ्यू बॉयज। मैनी, बहुत ज्यादा। ऑल, मोस्ट, सेवरल, फर्स्ट, फाइव, जितने भी नंबर होंगे। ईच, एवरी, इन सब का यूज आप हमेशा काउंटेबल नाउन के संग करते हो। काउंटेबल का मतलब क्या हो गया, नाउन में हमने पढ़े थे, जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल कहलाते हैं, और जिनको हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल कहलाएंगे। पेट्रोल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। घी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। स्टार्स, अनकाउंटेबल नाउन। वाटर, अनकाउंटेबल नाउन। व्हीट, अनकाउंटेबल नाउन। मार्कर, काउंटेबल नाउन। फिंगर्स, काउंटेबल नाउन। कैमरा, काउंटेबल नाउन। बॉयज, काउंटेबल नाउन। टी शर्ट, काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो काउंटेबल के लिए जो आए वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और जो अनकाउंटेबल के लिए आए वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। सिंपल है, क्लियर हुआ? चलो यदि ये क्लियर हुआ बच्चों, तो नंबर नेक्स्ट आ जाओ, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये क्या बवाल था भाई, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? तो बच्चों डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग, कौन सा व्यक्ति और कौन सी वस्तु, कौन सा व्यक्ति और कौन सी वस्तु, यही कहलाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, आपने किस व्यक्ति के बारे में बात की है या किस वस्तु के बारे में बात की है, इशारा करते हुए। वही राइटर ने कहा ना, इट पॉइंट्स आउट, ये पॉइंट आउट करता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है ये पॉइंट आउट करता है कि कौन व्यक्ति कौन वस्तु के बारे में बात की जा रही है। एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, बिल्कुल सही है। दिस बॉय, दैट गर्ल, these people, those man, right? Such situations, ऐसी situations, तो ये हमेशा इशारा करते हुए पाए जाते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव जो कि थोड़ा सा इशारा करें, थोड़ा इंडिकेशन दें कि हाँ मैं ये बातें कर रहा हूं, ऐसी चीजों की बातें कर रहा हूं, या ये चीजें, यही कहलाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है। क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से दोस्तों, ये थे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो हमने ये 4 एडजेक्टिव पढ़े अभी फिलहाल इस स्लाइड में, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। वी हैव डन दिस वन। नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में नंबर नेक्स्ट है आपके लिए प्रॉपर एडजेक्टिव। भैया ये कौन सा एडजेक्टिव है प्रॉपर? इसका नाम ही है प्रॉपर एडजेक्टिव, जो प्रॉपर दिखाए चीजों को वो प्रॉपर एडजेक्टिव है। सर क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि एडजेक्टिव्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से लिए जाते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब किसी व्यक्ति विशेष का नाम उसमें इंडल्ज है, हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वही हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो ऐसे एडजेक्टिव जो बनाए जाते हैं प्रॉपर नाउन से, वही कहलाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे गांधीयन पॉलिसी। अब गांधी क्या है, आपने सबने गांधी जी का नाम सुना है, तो गांधी जी प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन से एक एडजेक्टिव बनाया गांधीयन पॉलिसी। किसकी पॉलिसी? ये गांधी की पॉलिसी है। तो गांधी की जितनी भी पॉलिसी होंगी, सत्य, अहिंसा, राइट, ये सब गांधीयन पॉलिसी में आएगा। तो ये क्या बन गया? प्रॉपर नाउन, मतलब प्रॉपर एडजेक्टिव। तो यहां पे एडजेक्टिव क्या है? गांधीयन। पॉलिसी किसकी है? गांधीयन की। ऐसे ही इंडियन इकोनॉमी, ये इकोनॉमी किसकी बात कर रहा है? प्रॉपर इंडिया की, भारत की इकोनॉमी। तो उसके लिए हमने कहा इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन, गांधीयन, ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। गांधीयन क्वालिफाई कर रहा है पॉलिसी को, इंडियन क्वालिफाई कर रहा है इकोनॉमी को। क्लियर हुआ? ऐसे एडजेक्टिव कहलाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, जो कि प्रॉपर नाउन को समेटे हुए हैं अपने पास।
ठीक है, जैसे मान लीजिए स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से एक लड़के का नाम है राहुल, और राहुल ने एक रूल निकाला, और वो रूल ऐसा निकाला जो कि आज तक किसी ने नहीं निकाला, और सबको बहुत अच्छा लगा रूल, उससे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो टीचर ने अगली बार से क्या कहा, राहुल्स रूल, राहुल का रूल है ये, तो हम उसको ये भी कह सकते हैं राहुलियन रूल, किसी ने बना दिया राहुलियन रूल। अब राहुलियन रूल बना दिया मतलब राहुल जो लड़का था उसके नाम पे बन गया राहुलियन रूल, तो रूल की विशेषता है कि राहुल का है, तो राहुलियन जो है वो एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ये एडजेक्टिव हो गया। जैसे मैं कहूं ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी, ऑस्ट्रेलियन पीपल, ऑस्ट्रेलियन बुक्स, तो बुक्स काय की, ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलियन क्वालिटी हो गई। ठीक है, चलो नंबर नेक्स्ट बच्चों आ जाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। भैया ये क्या बवाल है, सेम वही चीज जैसा कि इसका नाम है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ऐसे एडजेक्टिव जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज हो, ऐसे एडजेक्टिव जो डिस्ट्रीब्यूट करें, जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज हो, बांटने के लिए यूज हो, बंटवारे के लिए यूज हो, वही कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे दीज आर दोज एडजेक्टिव्स व्हिच आर यूज्ड टू रेफर टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एज इंडिविजुअल्स। राइटर ने क्या कहा, ये वो एडजेक्टिव होते हैं जिनका यूज किया जाता है रेफर करने के लिए मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एज इंडिविजुअल्स, जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं और जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको रेफर किया जाता है, उनकी विशेषता बताई जाती है, ये कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझिएगा फिर से, ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनका यूज किया जाता है किसके लिए, रेफर टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं इंडिविजुअल तरीके से, तो उनको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। कैसे, जैसे मैंने कहा ईच एवरी, तो मैंने कहा ईच बॉय, अब एक ग्रुप है उसमें बहुत सारे लड़के हैं, तो मैंने कहा ईच बॉय लिसन टू मी, तो वो ईच बॉय डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कह रहा है हर एक लड़के को सुनना है। ऐसे ही एवरी बॉय एवरी गर्ल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ईदर नीदर, ये सब क्या कर रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इसीलिए ये कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब यहां पे कुछ बच्चों का एक क्वेश्चन होगा, मैं जानता हूं, अरे सर, हाँ बताइए सर, ये तो आपने प्रोनाउन में भी पढ़ाए थे कि सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं। ओ तेरे की, अब मैं फंस गया यहां पे। तो भैया ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहलाते हैं, ऐसा कैसे? सही बात है, ये प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। जब ये नाउन को क्वालिफाई करेंगे तो ये एडजेक्टिव है, जब ये नाउन को क्वालिफाई ना करके किसी अदर वर्ड को बताएं, किसी अदर वर्ड के साथ आ जाएं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। कैसे, इस नोट में देखिएगा, ईच एवरी ईदर नीदर कैन बी यूज्ड बोथ एज एन एडजेक्टिव व्हेन प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, जब नाउन के पहले आ जाएं, एंड एज अ प्रोनाउन व्हेन फॉलोड बाय सम अदर वर्ड, जब इनके संग कोई और दूसरा वर्ड आ जाए तो ये प्रोनाउन का काम करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, यहां पे मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा, मैं आपसे एग्जाम्पल में कहूं ईच बॉय, तो जब मैं आपसे कहता हूं ईच बॉय, देखिए यहां पे एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं आप सबके लिए, ये कैमरा थोड़ा बच्चों, मैंने यहां पे आपसे कहा ईच बॉय, तो ईच बॉय में बॉय क्या है, बॉय नाउन है, और इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ईच, तो ये ईच क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। ये ईच एडजेक्टिव हो गया। जो नाउन को क्वालिफाई करे, बॉय को क्वालिफाई कर रहा है ईच, तो ये ईच एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि बॉय नाउन है। क्लियर हुआ? लेकिन इसी की जगह मैं आपको लिख दूं ईच ऑफ यू। अब यहां पे मैंने लिख दिया ईच ऑफ यू, तो यहां पे ईच जो है दोस्तों वो क्या है, ये प्रोनाउन है। ईच ऑफ यू तुम्हारी सबकी बातें कर रहा है, यहां वो यू को क्वालिफाई नहीं कर रहा, यहां वो तुम सबकी बात कर रहा है, यहां बॉय के लिए आया है, लेकिन यहां ईच ऑफ यू जो है ये प्रोनाउन का काम करेगा। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, लेकिन ऊपर वाले में था ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलो, यदि ये क्लियर हो गया तो नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ जल्दी से, जो कि है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। भैया ये क्या बवाल है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव? अरे सीधी सी बात है, इसका नाम ही है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसे वर्ड जो कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क ले लें और नाउन को क्वालिफाई कर जाएं, वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे राइटर ने यहां पे लिखा था, व्हेन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर फॉलोड बाय अ नाउन, जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन के द्वारा फॉलो किए जाएं। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि हमने प्रोनाउन पढ़े थे, तो वहां पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन से कहलाते हैं?
WH फैमिली। वो WH फैमिली जो क्वेश्चन मार्क ले ले वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगी। तो विच, व्हाट, हु, वाई, हुम, हुज, व्हेन, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन इन्हीं के साथ यदि मैं कोई नाउन लगा दूं तो ये कहलाएंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल में व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू, किस प्रकार के इंसान हो यार तुम, हाँ जल्लाद, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है, तुमने यार ये सब कर डाला, ऐसा मतलब सेंटेंस है। तो राइटर ने कहा कि व्हाट काइंड ऑफ अ मैन आर यू, तो यहां पे व्हाट आ रहा है काइंड के लिए, काइंड नाउन है, व्हाट आ गया काइंड के लिए, तो व्हाट क्या हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इस इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, और लास्ट में इसने क्वेश्चन मार्क ले रखा है। ऐसे ही विच कार इज योर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है और ये विच आ रहा है कार के लिए, इसी को कहेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। विच कार इज योर्स, कार को क्वालिफाई कर रहा है विच, ठीक है। और मैं कहूं विच इज योर्स, कौन सी है तुम्हारी, और मैं कार नहीं कहूं, तो यहां पे विच जो है ये प्रोनाउन होगा, कौन सा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर हुआ दोस्तों? इस क्लास को मस्ती के संग समझें क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है, हमें कोई हबर तबर नहीं करनी। हम दूसरी क्लास लेंगे एडजेक्टिव की जिसमें हम एडवांस लेवल समझेंगे, लेकिन फिलहाल हमें बेसिक समझने की क्या क्या एडजेक्टिव हो सकते हैं। हमने तो केवल क्वालिटी और क्वांटिटी सुनी थी, भैया ये क्या भसड़ आ गई, ये क्या दिक्कत आ गई, ये क्या बवाल है। बवाल नहीं है, ये बहुत सिंपल है, बस समझना है क्या ये भी एडजेक्टिव होते हैं और एडजेक्टिव ऐसे भी बनते हैं, बस नाउन को क्वालिफाई करते चले जाएं, वो नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है ना। चलो यदि समझ में आ रहा है तो मस्ती से दोस्तों नंबर नेक्स्ट, और दो लास्ट एडजेक्टिव और करेंगे हम लोग यहां पे। एक है पॉजेसिव एडजेक्टिव। लो जी, हमने पढ़े थे नाउन में पॉजेसिव केस जो एपोस्ट्रोफी एस से बनते हैं, अब तो भैया पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हैं। हाँ, यदि पॉजेसिव प्रोनाउन हो सकता है तो एडजेक्टिव क्यों नहीं हो सकता। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माय, हर, योर, राइट, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो राइटर ने कहा एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड फ्रॉम पॉजेसिव प्रोनाउन, ऐसे एडजेक्टिव जो पॉजेसिव प्रोनाउन से फॉर्म किए जाते हैं आर कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, वो कहलाते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। तो पॉजेसिव प्रोनाउन मैंने अभी भी बताई, और अब वो नाउन को क्वालिफाई कर दें यदि, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे माय बुक, केवल माई था तो क्या था ये प्रोनाउन, लेकिन मैंने कहा माय बुक, अब ये माई जो है ये बुक को क्वालिफाई कर रहा है बच्चों, तो जो माई ने बुक को क्वालिफाई कर दिया तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया। सेंटेंस है माय बुक हैज बीन लॉस्ट, मेरी जो किताब है वो खो चुकी है। अब मेरी किताब खो गई है तो यहां पे माई जो है वो क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो कि बुक को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। ऐसी सेकंड ने कहा योर फादर, तुम्हारे पिता, तो फादर क्या है, फादर नाउन है, तो योर क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि योर पॉजेसिव केस तो है ही, योर, यू योर, लेकिन चूंकि फादर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो इसीलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। योर फादर इज कमिंग, इसमें योर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर सभी को? चलो यदि ये क्लियर है तो नंबर नेक्स्ट आ जाओ, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। अब भैया ये क्या बवाल था एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव का मतलब बच्चों हो गया जो एम्फसाइज करे, जो दबाव दे, जो जोर दे, वो कहलाएंगे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। मतलब एडजेक्टिव्स व्हिच आर यूज्ड टू एम्फसाइज अ नाउन, ऐसे एडजेक्टिव जो यूज किए जाते हैं नाउन को एम्फसाइज करने के लिए, जो नाउन पे दबाव दें, जो नाउन पे जोर दें, वही कहलाते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। फिर से रिपीट करूंगा, एडजेक्टिव्स व्हिच आर यूज्ड टू एम्फसाइज, एम्फसाइज का मतलब ही होता है दबाव देना, जो नाउन पे जोर दे दें आर कॉल्ड एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। सर कैसे? आई कुक्ड इट विद माई ओन हैंड्स, तो आई प्रोनाउन हो गया, कुक्ड वर्ब हो गई, इट प्रोनाउन हो गया, विद प्रपोजिशन हो गई, माई पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, हैंड्स नाउन हो गया। अब ये हैंड्स के आगे दबाव क्या दे रहा है भैया, किसी और के हाथ नहीं, मेरे स्वयं के हाथ, इसीलिए ओन जो है वो हो गया एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, जो नाउन पे दबाव दे दे। मैंने फिर कहा जो नाउन को फोर्स करे, जो नाउन पे बहुत बुरी तरह फोर्स कर दे, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो राइटर ने कहा एडजेक्टिव्स व्हिच आर यूज्ड टू एम्फसाइज, ऐसे एडजेक्टिव जो यूज किए जाते हैं दबाव देने के लिए, टू एम्फसाइज अ नाउन, नाउन पे, और आर कॉल्ड एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, वही कहलाते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। आई कुक्ड इट विद माई ओन हैंड्स, मैंने इसे अपने खुद के हाथों से बनाया, तो आई कुक्ड इट विद माई ओन हैंड्स में हैंड्स नाउन है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कौन, ओन, तो ओन हो गया दोस्तों पॉजेसिव एडजेक्टिव। दैट शुड बी द ओनली राइट आंसर। आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा, एवरीबॉडी इज वेरी मच क्लियर विद दिस वन, ठीक है। यदि क्लियर है बच्चों
तो ये थे हमारे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स जो हमने किए, और मुझे आशा है कि आप सबने बहुत 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 अच्छे से समझे होंगे। यदि बहुत अच्छे से समझे हैं तो मुझे प्लीज बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको कितने अच्छे समझ में आई, सो दैट आई कैन फील रिलीफ, मुझे बहुत रिलीफ फील होगा। ठीक है, तो दोस्तों आ जाइए, इसके बाद हम कुछ रूल और करेंगे बेसिक्स। लेकिन रूल से पहले भी भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रूल से पहले ही सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक चीज नहीं पता होती कि भाई रेगुलर कंपैरिजन जो होता है, या फिर मैं कहूं डिग्री, वो एडजेक्टिव का पार्ट होती हैं। डिग्रीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? एडजेक्टिव का पार्ट होती हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, यहां पे देखिए डिग्रीज में पहले आप ये देखिए दो प्रकार के कंपैरिजन होते हैं। एक होता है रेगुलर कंपैरिजन। रेगुलर कंपैरिजन का मतलब ये हो गया कि इस तरह से 90% एडजेक्टिव बनाए जाते हैं, डिग्रीज बनाई जाती हैं। एक होता है इर्रेगुलर कंपैरिजन कि भैया 90% नहीं, 10% ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से कंपेयर किए जाते हैं, उनमें वर्ड्स कुछ अलग जोड़े जाते हैं। मैं समझाऊंगा आपको। तो अभी देखेंगे रेगुलर कंपैरिजन। तो भैया रेगुलर कंपैरिजन का मतलब हो गया डिग्री। डिग्री 3 प्रकार की होती हैं, वो वाली थर्ड डिग्री नहीं, ऐसा मत समझिएगा मैं थर्ड डिग्री की बात कर रहा हूं। डिग्री जो एडजेक्टिव में यूज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। सभी ने सुना होगा पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। भैया बड़े भयंकर स्पेस में लिखा गया है ये। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, जैसे हमने अच्छा डिग्री हमेशा एडजेक्टिव की होंगी। ऐसा नहीं है कि मैं यहां पे लिख दूं राम और आप कहें सर राम की बताइए कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, तो किसी ने कहा सर रामर, और भैया किसी ने कहा सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, रामेस्ट। राम, रामर, रामेस्ट। अरे भैया हाथ जोड़ रहा हूं, ऐसा मत कर देना। डिग्री जैसे सिंगुलर और प्लूरल हमेशा नाउन के होते हैं, राइट, ऐसे ही डिग्री जो होती हैं वो हमेशा एडजेक्टिव की होती हैं। ठीक है, तो जैसे स्वीट है, तो स्वीट जो है वो एडजेक्टिव है। अब ये स्वीट एडजेक्टिव है, इसका कंपैरेटिव क्या होगा, स्वीटर। आपने ER लगा दिया, कंपैरेटिव बन गया। कंपैरेटिव का मतलब जहां आप दो लोगों में कंपेयर करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री हमेशा दो लोगों के लिए आती है, फॉर टू पीपल और टू थिंग्स। ठीक है, ये हो गया कंपैरेटिव, स्वीटर। अब इसका सुपरलेटिव क्या हो गया, स्वीटेस्ट। ये क्या होता है, फॉर मोर देन टू। जो दो से अधिक के लिए यूज हो वो हो जाती है सुपरलेटिव डिग्री। तो यहां पे हमने समझा, जैसे स्वीट था तो स्वीट पॉजिटिव, कंपैरेटिव स्वीटर और सुपरलेटिव स्वीटेस्ट। तो हम लोग अधिकतर सुपरलेटिव में EST का यूज करते हैं, इसीलिए रेगुलर कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही एक और देखिए स्मॉल। स्मॉल पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव क्या होती है, जहां कंपैरिजन ना किया जाए, जो किसी एक व्यक्ति के लिए कह दी जाए या एक वस्तु के लिए कह दी जाए। ठीक है, तुम सुंदर हो, यू आर ब्यूटीफुल। तुम सुंदर हो, यू आर ब्यूटीफुल, राइट। तो ये क्या है, पॉजिटिव है क्योंकि मैंने कंपेयर नहीं किया। अब ऐसे यू आर स्मॉल, तुम छोटे हो यार, यू आर स्मॉल। कंपैरेटिव क्या होगी, स्मॉलर। स्मॉलर क्या हो गई, स्मॉलर बच्चों कंपैरेटिव हो गई। क्यों कंपैरेटिव हो गई स्मॉलर, क्योंकि यहां दो लोगों में कंपैरिजन होगा, फॉर टू। जहां आप दो लोगों में कंपैरिजन करेंगे वही कहलाएगा कंपैरिजन फॉर टू, मतलब कंपैरेटिव डिग्री। तो ये हो गया स्मॉलर। और सुपरलेटिव क्या हो गई बच्चों, जहां आप दो से ज्यादा में कंपैरिजन करते हैं, जहां आपने दो से अधिक में कंपैरिजन करना चालू कर दिया वो कहलाएगा सुपरलेटिव, तो स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो आपने देखा यहां भी ER, यहां भी ER, यहां भी EST, यहां भी EST, इसीलिए कहलाता है रेगुलर कंपैरिजन। ऐसे एक और देखिए टॉल। तो जब मैंने टॉल कहा तो टॉल पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव टॉलर। ठीक है, ये एक व्यक्ति के लिए, ये दो के लिए, और दो से अधिक में कंपैरिजन करोगे तो टॉलेस्ट, सुपरलेटिव बन गई। सेम ग्रेट, पॉजिटिव, ग्रेटर, कंपैरेटिव एंड ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव। ये सब आपने बचपन में पढ़ रखा है, बस मैं आपको याद दिला रहा हूं। मैं हनुमान का बल ध्यान दिला रहा हूं। आप सब हनुमान हैं और मैं आपको आपका बल ध्यान दिला रहा हूं कि हनुमान तुम ये समुद्र पार कर सकते हो क्योंकि तुम्हें उड़ने की शक्ति है। बस मेरे दोस्त जान जाओ कि तुम उड़ सकते हो, फिर क्या है, फिर तो उड़ गए। ठीक है, तो इसीलिए इन चीजों को ध्यान रखेंगे क्योंकि आपको आती है, लेकिन ध्यान रखें कि रेगुलर कंपैरिजन क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स कंपैरेटिव में ER लेते हैं और सुपरलेटिव में EST लेते हैं, तो ये वर्ड कहलाते हैं रेगुलर कंपैरिजन। इसी के विपरीत इर्रेगुलर कंपैरिजन क्या कहलाते हैं, जहां हम ER और EST का यूज ना करें, जहां पे वर्ड बदल जाएं, वर्ड जो है वो बदल जाए, अपनी डिग्रियां बदल दें पूरी तरह, वही कहलाता है इर्रेगुलर कंपैरिजन। और ये भी डिग्रीज में होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव।
लेकिन इनमें कुछ ना कुछ आपको दिक्कत मिलेगी। क्या मिलेगी? जैसे एक वर्ड है गुड और वेल, ये एडजेक्टिव है, गुड और वेल। फिर से मैं रिपीट करूंगा, डिग्री हमेशा एडजेक्टिव की होगी, ये ध्यान रखिए। एडवर्ब की, नाउन की, प्रोनाउन की, प्रपोजिशन की या वर्ब की प्लीज उनकी डिग्री नहीं होती है, ठीक है। जैसे वर्ब की क्या होती है? सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। नाउन का क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल होता है। ऐसे ही एडजेक्टिव का क्या होता है? डिग्री होती है। तो भैया गुड और वेल क्या है बच्चों? गुड और वेल एक पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपैरेटिव हो गई बेटर। अब सोचो, यहां तो गुडर होनी चाहिए या वेलर होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ना तो गुडर है ना वेलर है, इसकी कंपैरेटिव है बेटर। इसीलिए इर्रेगुलर कंपैरिजन कहलाता है कि वहां कोई और शब्द था, यहां कोई और ही बन गया। तो गुड और वेल का कंपैरेटिव होता है बेटर, सुपरलेटिव होता है बेस्ट, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों बैड, बैड की कंपैरेटिव बेटर नहीं है कि बैडर हो, वर्स है। बैड का कंपैरेटिव वर्स और सुपरलेटिव वर्स्ट, ये बैड का सुपरलेटिव है। ऐसे ही लिटिल, लिटिल का कंपैरेटिव बच्चों लेस और लेसर। लिटिल एक वर्ड है जिसका कंपैरेटिव होता है लेस और लेसर, और सुपरलेटिव लीस्ट। लीस्ट जो है वो इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। ऐसे ही मच, मच का कंपैरेटिव होता है मोर। मोर दो लोगों के लिए, सुपरलेटिव मोस्ट जो दो से अधिक के लिए आ गई, ठीक है ना। सिंपल है ना बच्चों? आ रहा है ना समझ में? मस्ती के साथ, हर हर गंगे महादेव, मस्ती से समझते जाइए और हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझिए। जय जगन्नाथ, राइट। चलो ऐसे ही मैनी, देखिए जैसे मच का मोर है, ऐसे ही मच और मैनी दोनों का एक ही होता है, मोर और मोस्ट, ठीक है ना। फार, फार का कंपैरेटिव होता है फार्दर और फारदेस्ट। फार का कंपैरेटिव होता है फार्दर और सुपरलेटिव फारदेस्ट। ऐसे इनका इनर और इनमोस्ट और इनर मोस्ट, ये ध्यान रखेंगे। इनका सुपरलेटिव इनमोस्ट भी होता है और इनर मोस्ट भी, लेकिन कंपैरेटिव इनर होता है। अप का कंपैरेटिव अपर और सुपरलेटिव अपमोस्ट और अपर मोस्ट, ये दोनों ध्यान रखें आप लोग। आउट का कंपैरेटिव होता है आउटर और सुपरलेटिव आउटमोस्ट या आउटर मोस्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आशा करता हूं कि आप सबको बहुत 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 अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कंपैरिजन, रेगुलर कंपैरिजन किसे बोलते हैं, डिग्रीज किसे बोलते हैं, कौन कौन सी डिग्री कैसे कैसे होती है, और पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या डिफरेंस है। यदि क्लियर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि हाँ सर हमें मजा आ गया, हमें क्लियर है, हमें आनंद की अनुभूति हो रही है, ठीक है। देखिए आनंद में ना मजा आना चाहिए हमें पढ़ाई में। ऐसे जैसे खाना है तो खाने में मजा नहीं आएगा ना तो मजा नहीं आएगा। हाँ मतलब खाना आप खा रहे हो कि हाँ चलो ठीक है पेट भरना है, तो वो खाना ना लगेगा नहीं। जी हाँ बिल्कुल सही है। और आप खाना मजे से खाओगे, मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है, तो आप थोड़ा भी खाएंगे ना तो वो आपके शरीर में लगेगा। तो इसलिए हमें कोई भी काम करते हैं ना, या करना चाहिए तो दोस्तों मजे के लिए करना चाहिए, आनंद आएगा। और वंस यू जस्ट टेक द प्लेजर, सो दैट प्लेजर गिव्स यू द हिट बेसिकली। सो पढ़ाई भी कुछ ऐसी है कि आपको ना मजा आना चाहिए इन सब चीजों में, ठीक है। चलिए तो यहां तक यदि ये बात क्लियर है तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम एरर्स ऑफ एडजेक्टिव पे, जो कि हमारा एडजेक्टिव का नेक्स्ट पड़ाव है और सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव है जो हमें समझने हैं। तो करें स्टार्ट एरर्स ऑफ एडजेक्टिव, करना स्टार्ट कर दें यदि सभी तैयार हैं तो, ठीक है। चलो एरर्स ऑफ एडजेक्टिव क्या है दोस्तों? भैया एरर्स ऑफ एडजेक्टिव वो हैं जो कि हम कहते हैं कि एडजेक्टिव में कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं। तो जो गलतियां होती हैं एडजेक्टिव में उन्हीं को कहते हैं एरर्स ऑफ एडजेक्टिव। जैसे कुछ गलतियां हैं तो वो गलतियां हम ना करें, उन गलतियों को सुधार लें, तो इसीलिए हम यूज करते हैं एरर्स को। तो कौन कौन से एरर्स होते हैं जो हम यूजुअली करते हैं, तो आज हम कुछ एरर्स करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में देखेंगे रूल नंबर 1 जो कि इत्मीनान के संग समझेंगे। तो रूल नंबर 1 बच्चों क्या कहता है आपसे? रूल नंबर 1 कहता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लाइक मच, इनफ, लिटिल, सफिशिएंट, होल। आपको ध्यान हो तो आपने ये सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में पढ़े थे। तो राइटर ने कहा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जैसे कि मच है, इनफ है, लिटिल है, सफिशिएंट है, होल है, एटसेट्रा मस्ट बी यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। मैंने आपको बताया था उस समय कि ये अनकाउंटेबल नाउन्स मतलब जो नाउन गिने नहीं जा सकते उनके साथ यूज होती है, ओनली, केवल, एज दे एक्सप्रेस क्वांटिटी एंड नॉट नंबर। जैसा कि ये पदार्थ क्वांटिटी को दिखाते हैं, तरल मात्रा को दिखाते हैं, ना कि नंबर को, ना कि ठोस को दिखाते हैं, ठीक है। क्वांटिटी का मतलब क्या होगा? जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जो कि तरल मात्रा को दिखाएं,
और नंबर का मतलब ठोस, जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज भी आप कौन से कहां यूज करोगे, जिन्हें आप काउंट ना कर सको। एग्जाम्पल में देखेंगे, आई हैव टेकन मैनी मिल्क टुडे, मैंने बहुत सारा दूध पी लिया आज यार, बहुत ज्यादा दूध पी लिया। तो भैया बहुत ज्यादा दूध पी लिया तो ठीक है, पेट में चला गया, अच्छी बात है, मजा आ रहा है तुम्हें। लेकिन चाचा ये मिल्क के संग मैनी किसने यूज करना सिखा दिया? भाई मिल्क है, कितना दूध पिया तो बहुत ज्यादा समझ में आता है, लेकिन कितना, 2 दूध पी लिए, 6 दूध पी लिए, 8 दूध पी लिए, 12 पी लिए, तो गड़बड़ है ना, आप काउंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहां पे मैनी का यूज नहीं होना चाहिए था, मच यूज होना चाहिए था। इसलिए सेंटेंस हो गया आई हैव टेकन मच मिल्क टुडे, क्योंकि मच का यूज आप करते हैं क्वांटिटी के लिए और मैनी का यूज करते हैं आप नंबर के लिए। तो मिल्क तो नंबर नहीं है, मिल्क क्वांटिटी है, तो हम मच लगाएंगे, इसीलिए ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट था। ठीक है, आ जाओ सेकंड पे। तो सेकंड ने कहा जैसे कि सेवरल ऑफ द वर्क वॉज कंप्लीटेड, काफी सारा काम कंप्लीट हो गया या कंप्लीट कर दिया गया, काफी सारा काम। तो सेवरल ऑफ द वर्क, तो भैया सेवरल जो वर्ड होता है वो तो नंबर के लिए लगता है, नंबर इन द सेंस जिसको हम गिन सकते हैं। आप जिसे काउंट कर सकें आप सेवरल वहां यूज करते हैं। तो सेवरल ऑफ द वर्क वॉज कंप्लीटेड, काफी सारा काम कंप्लीट कर दिया गया। तो सेवरल ऑफ द वर्क यूज नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि काफी सारे के लिए हम यूज करते हैं मच ऑफ द वर्क। जब काफी सारा काम हो तो हम लगाते हैं मच ऑफ द वर्क बजाय सेवरल ऑफ द वर्क के। सो दोस्तों इसीलिए ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। मच ऑफ द वर्क वॉज कंप्लीटेड, काफी सारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, डू नॉट ड्रिंक सो मेनी वाटर, बहुत ज्यादा पानी मत पियो। वाटर अनकाउंटेबल है, आप सभी जानते हैं, और यहां पे मैनी जो है वो काउंटेबल के लिए लगता है। तो मैनी वाटर के लिए तो नहीं लगेगा क्योंकि वाटर काउंटेबल नहीं है, तो क्या लगेगा मैनी के प्लेस पे? मच। डू नॉट ड्रिंक मच वाटर, इसीलिए ये करेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट। यहां पे आप ध्यान रखेंगे दोस्तों सभी लोग, वर्क जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। कितना काम, 6 काम, 8 काम, 12 काम, आप काम को गिन नहीं सकते, इसीलिए वर्क अनकाउंटेबल होगा और इसीलिए मच ऑफ द वर्क लगाएंगे हमेशा। ठीक है, इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया? यदि सबको क्लियर है तो मुझे एक बार जल्दी से बता दें कि हां सर हमें मजा आ गया, हमें क्लियर है। ठीक है, चलो रूल नंबर सेकंड क्या कहता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान से सुनेंगे। एक वर्ड होता है फ्यू, FEW, ठीक है, और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों फ्यू, एक होता है अ फ्यू और एक होता है द फ्यू। इस प्रकार से 3 वर्ड लिखे जाते हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, जो यहां भी लिखे गए हैं। ठीक है, तो राइटर ने क्या कहा डिफरेंस, फ्यू हैज अ नेगेटिव मीनिंग। फ्यू का जो मतलब होता है वो बड़ा ही नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब ऐसे नहीं कि कोई गाली गलौज होता है, नेगेटिव का मतलब ये हमेशा बिल्कुल कम मात्रा दिखाता है, बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी, ये होता है फ्यू। फ्यू हैज अ नेगेटिव मीनिंग एंड मीन्स हार्डली एनी, मुश्किल से ही जब आपके पास कुछ होता है ना तो आप फ्यू लगाते हैं। अरे बाप रे सर, हम तो अभी तक कहते थे कि फ्यू फ्रेंड्स मतलब कुछ दोस्त हैं, नहीं, फ्यू फ्रेंड्स का मतलब है कि भैया कोई नहीं है, सब ससुरे धोखेबाज है जमाने में, जिंदगी में, राइट। तो फ्यू जो होता है वो नेगेटिव मीनिंग लगाता है एंड मीन्स हार्डली एनी, जिसका मतलब होता है मुश्किल से ही कोई। इन नंबर मतलब यूज, लेकिन ये किसके लिए होता है, काउंटेबल के लिए। जहां भी नंबर आ जाए वहां आप समझ जाइए कि काउंटेबल की बात कर रहा है। इसी का दूसरा भाई अ फ्यू, अ फ्यू हैज अ पॉजिटिव मीनिंग। ये लो, फ्यू नेगेटिव होता है लेकिन अ फ्यू पॉजिटिव होता है। अ फ्यू का मतलब होता है पॉजिटिव मीनिंग एंड इज इक्विवेलेंट टू सम इन नंबर। लेकिन हाँ, आपके पास कुछ है, यदि कुछ नंबर में है, कुछ काउंटिंग में है, आप वहां यूज करते हैं अ फ्यू। ठीक है, तो सम इन नंबर, नॉट मैनी, ज्यादा नहीं, बस सम इन नंबर। द फ्यू मीन्स नॉट मैनी इन नंबर, लेकिन द फ्यू का मतलब क्या होता है कि नॉट मैनी इन नंबर, बहुत ज्यादा नंबर में नहीं, बट ऑल वॉट एवर, लेकिन वो जो भी है ना वो सब कुछ, आपके पास जो भी है वो सब कुछ लगा दो आप, वो कहलाता है द फ्यू। ठीक है, सो फिर से यूज करेंगे। फ्यू मतलब, फ्यू होता है नेगेटिव इन मीनिंग, जो नेगेटिव होता है मतलब में, जिसका मतलब होता है कुछ भी ना होना। अ फ्यू पॉजिटिव होता है मीनिंग में, जिसका मतलब होता है कि हाँ मेरे पास कुछ है। और द फ्यू का मतलब क्या हो गया, जो भी है, वट एवर, जो भी है वो सब मेरा है, या जो भी है वो सब चला गया, कुछ भी नहीं बचा, वो भी द फ्यू है। अब देखेंगे यहां पे एग्जाम्पल में, जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है फ्यू का बच्चों, फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है कि ना के बराबर लोग होते हैं जो सीक्रेट रख सकें, मतलब सीक्रेट को कोई नहीं बचा सकता। किसी को सीक्रेट बता दो तो भैया वो बौरा जाता है, वो सीक्रेट रख ही नहीं सकता, वो कहीं और ही दौड़ने लगता है। तो राइटर ने कहा कि फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट, बहुत ही कम लोग सीक्रेट को रख सकते हैं, तो फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट। ठीक है, इसी जगह मैंने कहा कि फ्यू पारसीज राइट गुजराती करेक्टली, बहुत ही कम पारसी ऐसे होते हैं जो गुजराती सही लिखते हैं। फ्यू पारसीज, बहुत ही कम पारसी। ठीक है, तो कहीं भी फ्यू लग जाए तो इसका मतलब है बहुत ही कम, और हो सकता है कोई ना हो, ना के बराबर, इट्स कॉल्ड फ्यू। ऐसे ही अ फ्यू देखेंगे, अ फ्यू में राइटर ने कहा देयर आर अ फ्यू बॉयज इन द क्लास, क्लास में ना के बराबर लड़के हैं, तो देयर आर अ फ्यू बॉयज। अ फ्यू, सॉरी ना के बराबर नहीं, यहां पे अ फ्यू लग गया। अ फ्यू का मतलब कि हाँ कुछ हैं, अब आपका चेहरा ना पॉजिटिविटी दिखाएगा, अब आप पॉजिटिव चीज बोलोगे। तो आपने कहा देयर आर अ फ्यू बॉयज इन द क्लास, क्लास में कुछ लड़के हैं, हाँ ठीक है, क्लास में कुछ लड़के हैं यार, ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं है, लेकिन क्लास में कुछ हैं। सो देयर आर अ फ्यू बॉयज इन द क्लास, सम इन नंबर। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट में कहा कि अ फ्यू पारसीज, मतलब अब अ फ्यू लग गया पारसीज के आगे, राइट गुजराती करेक्टली, हाँ कुछ पारसी हैं जो करेक्ट लिख सकते हैं गुजराती। ऐसा मत सोचो कि यार कोई पारसी नहीं है, कुछ तो हैं, कुछ तो है मेरी जानकारी में जो गुजराती जानते हैं, लेकिन वहां क्या था भैया, मुश्किल ही कोई ऐसा पारसी है जो गुजराती लिख सकता है। ठीक है, अब आ जाओ द फ्यू पे भैया, सबसे इंपॉर्टेंट द फ्यू। द फ्यू क्या कहना चाह रहा है, जो भी है वो सब कुछ। ही हैज लॉस्ट द फ्यू बुक्स ही हैड, अब उसने कहा ही हैज लॉस्ट, उसने खो दी है। द फ्यू का मतलब आप निकालते हैं कुछ से, कि कुछ किताबें ही हैड, जो भी थी उसके पास, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके पास या तो 5 थी या 8 किताबें थी, जो भी थी वो सारी की सारी खो दी उसने। तो जो सबके साथ हो गया वही लगता है द फ्यू। अब फिर से देखिएगा, ही हैज लॉस्ट द फ्यू बुक्स, मतलब नॉट मैनी बट ऑल वॉट एवर, उसके पास 200 और 500 नहीं थी, 5 और 8 थी, लेकिन 5 और 8 खो दी उसने, तो ही हैज लॉस्ट द फ्यू बुक्स ही हैड। ऐसे एक और एग्जांपल देखिए, द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज, थोड़े मोड़े दोस्त जो भी हैं उसके पास। द फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू का तो मतलब होता ही थोड़ा सा है, तो द फ्यू फ्रेंड ही हैज, जो भी थोड़े मोड़े दोस्त उसके पास हैं, ऑल आर वेरी पुअर, वो सब बहुत गरीब हैं। मतलब दोस्तों हैं उसके पास, लेकिन जो भी है ना 5-6, वो सब के सब गरीब हैं यार, मतलब सब में ना रईसी नहीं है, सब प्रॉस्पर नहीं है, इतने हैं उसके बहुत अच्छे दोस्त, लेकिन सारे गरीब हैं, तो द फ्यू लग गया। तो इससे हमें एक चीज क्लियर हो गई कि द फ्यू आप जहां भी लगाएंगे, इसका मतलब हमेशा निकलेगा कि सब कुछ, जो भी हो रहा है वो सबके संग हो रहा है। अ फ्यू आप जहां भी लगाएंगे, इसका मतलब निकलेगा पॉजिटिव में, हाँ कुछ है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कितने दोस्त हैं तुम्हारे, तो तुमने कहा सर आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, सर हाँ मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ दोस्त हैं, 5, 10, 12, 15 जितने भी हैं, 6, 7, 4, 3, सर मेरे कुछ दोस्त हैं, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। और फ्यू लगा लिया, मतलब ना के बराबर, आपको पता ही नहीं है कि है भी कि नहीं है। मैंने कहा कि तुम्हारे पास कितने पेन हैं, तो आपने कहा सर आई हैव फ्यू पेन्स, तो चेहरा भी ऐसा बन जाएगा, सर आई हैव फ्यू पेन्स, तो मुझे लगेगा यार इसको पता ही नहीं है, शायद इसके पास है ही नहीं, ये बता देगा। लेकिन कुछ है तो आप क्या कहोगे, सर आई हैव अ फ्यू पेन्स, आई हैव अ फ्यू पेन्स, मतलब अ फ्यू से चेहरा जो है ना वो स्ट्रेट हो गया कि हाँ आपको कॉन्फिडेंस है। लेकिन फ्यू से पता ही नहीं सर, होगा तो होगा बैग में, वरना मेरे बैग में से तो चोरी हो जाते हैं पेन, पता नहीं कहाँ वो निकाल लेती है। सो आई हैव फ्यू पेन्स, फ्यू नेगेटिव, अ फ्यू पॉजिटिव, द फ्यू वट एवर, जो भी है। क्लियर हुआ दोस्तों, ये है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू की कहानी, और मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेम इसी तर्ज पे इसी का एक और भाई है, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखेंगे कि फ्यू जो होता है वो नंबर के लिए, मतलब काउंटेबल के लिए लगता है, ये ध्यान रखेंगे, काउंटेबल के लिए। फ्यू का यूज आप कभी भी वाटर के लिए, स्टार के लिए कर देते हैं, क्योंकि स्टार काउंटेबल दोनों मान लेते हैं, लेकिन व्हीट के लिए, वाटर के लिए, गैस के लिए, इन सब के लिए कभी नहीं करेंगे। होप के लिए आपको आशा है, आई हैव अ फ्यू होप, नहीं फ्यू नहीं लगेगा। इसी का एक और भाई है दोस्तों लिटिल, जो कि आज का एक और रूल है, ये रूल नंबर 3। जैसे आपने फ्यू पढ़ा ऐसे ही लिटिल होता है, और इसके भी 3 भाषाएं होती हैं, एक होता है लिटिल, एक होता है आ लिटिल, और एक होता है बच्चों द लिटिल। ठीक है, लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल, देयर आर द 3 काइंड ऑफ लिटिल्स। अब हमें देखना यह है कि लिटिल हैज अ नेगेटिव सेंस, लिटिल का एक नेगेटिव मीनिंग होता है, लिटिल जो है वो नेगेटिव मीनिंग निकालता है। हार्डली एनी, मुश्किल से ही कोई है आपके पास,
तो वहां लिटिल लगता है। मुश्किल से ही कुछ आपके पास हो तो लिटिल हैज अ नेगेटिव सेंस, लिटिल का मतलब नेगेटिव होता है, एंड मींस हार्डली एनी। जब मुश्किल से ही आपके पास कुछ हो तो लिटिल यूज करते हैं। एनी इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में आपके पास मुश्किल से ही कुछ है। पहला तो ये यूज होता है क्वांटिटी के लिए, जैसे फ्यू होता है नंबर के लिए काउंटेबल, ऐसे लिटिल होता है क्वांटिटी के लिए। ठीक है, तो मुश्किल से ही क्वांटिटी में आपके पास कुछ है तो हम क्या यूज करेंगे, लिटिल। A little has a positive meaning. A little का मतलब पॉजिटिव होता है and means some in quantity, और इसका मतलब होता है कि हाँ कुछ है। वही वाली बात, little मतलब hardly, मुश्किल से ही आपके पास पानी है, मुश्किल से ही आपके पास आशा है कि हाँ बचेगा वो, तो ये little है। A little, हाँ आशा है मुझे यार, मेरे पास पानी है थोड़ा सा, मुझे मालूम है, तो a little पॉजिटिव के लिए। some in quantity, not much, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ तो है, और the little मीन्स नॉट मच इन क्वांटिटी, बहुत ज्यादा नहीं, बट ऑल दैट इज, लेकिन वो जो भी है वो सब कुछ, ये होता है द लिटिल। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझेंगे अब आप। एग्जाम्पल में कहा राइटर ने, देयर इज लिटिल मिल्क इन द पॉट, पॉट में नाक के बराबर दूध है। आपको कहना है कि मामा पॉट में दूध नहीं है, बर्तन में दूध नहीं है, तो मॉम देयर इज लिटिल मिल्क इन द पॉट, मतलब बहुत ही नाक के बराबर है, तो लिटिल मिल्क हो गया। सेकंड ने कहा, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके रिकवरी की, उसके बचने की बहुत ही कम आशा है, तो लिटिल होप लगेगा। Why did you use little hope? क्योंकि लिटिल होप का मतलब होता है नाक के बराबर आशा, तो देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, ही इज नॉट लाइकली टू रिकवर, मतलब हो सकता है कि वो रिकवर ना हो पाए, हो सकता है कि वो रिकवर ना हो पाए, इसीलिए राइटर ने कहा कि देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। ठीक है, अब आ जाइए a little पे, देयर इज a little मिल्क इन द पॉट। अब अपने a little जब यूज किया तो a little का मतलब हो गया कि हाँ कुछ है, a little का मतलब क्या हो गया कि कुछ है, थोड़ा बहुत है, नेगेटिव नहीं है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ है। सो देयर इज a little मिल्क इन द पॉट, कुछ दूध है पॉट में। ऐसे ही देयर इज a little होप ऑफ हिज रिकवरी, पहले वाले में था कि बिल्कुल नहीं है, अब है कि हाँ कुछ होप है यार, भगवान ने चाहा तो बच जाएगा यार, सब बढ़िया हो जाएगा यार, आई विश सब बढ़िया हो जाएगा यार, राइट। तो देयर इज a little होप ऑफ हिज रिकवरी, ही मे पॉसिबल रिकवर, हो सकता है कि वो रिकवर हो जाए। और द लिटिल क्या कह रहा है भैया, द लिटिल कहता है ही हैज लॉस्ट द लिटिल मनी ही हैड, उसके पास जो भी रुपया था वो सब खो दिया उसने। ही हैज लॉस्ट, उसने खो दिया, द लिटिल मनी, वो सारा रुपया, था तो थोड़ा बहुत, हो सकता है 100, 500, 200, 250, 1000, 2000 हो, लेकिन वो सारे के सारे खो दिए जो भी उसके पास थे, तो द लिटिल लग गया। ऐसे ही द लिटिल इंफॉर्मेशन, जो भी थोड़ी मोड़ी इंफॉर्मेशन ही हैड उसके पास थी, वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल, वो पूरी की पूरी बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं थी, रिलायबल नहीं थी। तो द लिटिल इंफॉर्मेशन, थोड़ी मोड़ी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो रिलायबल नहीं थी, विश्वसनीय नहीं थी, द लिटिल। ठीक है, सो आपको एक चीज क्लियर हो गई कि आप लिटिल लगाएं जिसका मतलब होगा नाक के बराबर, a little लगाएं जिसका मतलब होगा कुछ हाँ है, और द लिटिल लगाएंगे तो उसका मतलब हो गया जो भी है वो सब कुछ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि लिटिल लगता है क्वांटिटी के लिए जिनको आप गिन नहीं सकते, और फ्यू लगता है नंबर के लिए जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं। टन आया। ठीक है, सो दोस्तों फिनिश करते हैं आज की इस क्लास को यहीं पे। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एडजेक्टिव कंप्लीट विद फुल एक्सरसाइज। ये है हमारी बेसिक क्लास की, बेसिक से लेकर हम एडवांस तक ले जाएंगे, और इस क्लास का नाम है एक्सीलेंस क्लास। तो आप में से किसी को कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई बात है कि सर नेक्स्ट चैप्टर, आपको सब कुछ एक्सीलेंस में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे, अड्डा के यूट्यूब पे आप ये देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके कि एक्सीलेंस इंग्लिश के नाम से। तो यहां मैं आपको सारी सीरीज कराऊंगा, पूरी ग्रामर विद एग्जाम्पल्स विद लॉट ऑफ एक्सरसाइज इंक्लूडिंग कुछ मॉक्स। तो आपको मजा आएगा एग्जाम देने में भी, कि आपको पढ़ाई बहुत समझ में आएगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चूंकि आज ये फर्स्ट क्लास है हमारी एडजेक्टिव की, तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, जिसमें हम एडजेक्टिव को और भी विस्तृत रूप में एरर्स कंप्लीट करेंगे। अभी एरर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, आज हमने ये 2 किए हैं और एरर्स बेसिक किए हैं एडजेक्टिव की। नेक्स्ट क्लास में सारे एडजेक्टिव फिनिश करेंगे इंक्लूडिंग एक्सरसाइज भी फिनिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, सो दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान जरूर रखें। मौसम बहुत अच्छा है, मौसम का मजा लें, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, खाते पीते रहें, मस्त रहें, और ज्यादा किसी को याद ना करें, अपने में मस्त रहें। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, डोंट फॉरगेट टू मिस मी, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। मिलते हैं जल्दी, नमस्कार।